गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, आज बहुत कल इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो बिजनेस का आपको हम क्यों रखें, मैन पर्पस क्या है, आप क्या जरूरत है। तो हम लोग एक बचपन में जब थे, बचपन लेवल में पढ़ते थे, जो मैन पर्पस बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। एक छोटे लेवल की बचपन की बात है। लेकिन ये पर्पस को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक ट्रेडिशनल यानी पुराना विचारधारा और एक नया विचारधारा। पुराने विचारधारा के अंदर क्या था, कि तरीके से भी, किसी भी तरीके से गला काट प्रतियोगिता, मैन पर्पस था प्रॉफिट ही कमाना। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच हमारा जो बिजनेस का नया कॉन्सेप्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग मैन पर्पस है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करवाना और उसके बाद उनसे हमें प्रॉफिट कमाना। क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक हमारा सेल्स इंक्रीज नहीं होगा, और सेल्स इंक्रीज नहीं होगा तो हम प्रॉफिट कमाएंगे कैसे? क्योंकि एक जैसे जैसे हमारा सेल्स में इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे ही हम प्रॉफिट कमाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। किसके पर्पज से? मतलब आज ही हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आ गया कस्टमर, किसी किसी दुकान वाले को देखते हैं जो चलो आज आ गया, जितना लूटना है लूट लो, फिर दूसरे दिन से वो माछी मारता रहता है। तो ये सच्चाई है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, पिछले क्लासेस के अंदर हम लोग बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बात, आज नहीं करेंगे, अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जरूरी था इसको रिवीजन करवाना है। ये भी आपके इंटरव्यू में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल, उससे क्या समझते हैं? तो मतलब प्रोसेस का मतलब क्या होगा? अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, एक दिन में या एक स्टेप में पूरा काम नहीं होता, हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। इसके अंदर मैंने बात किया था जो उस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल के अंदर पहला काम होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी सबसे पहले जो हमारे बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैंने बताया था जो ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक बिजनेस सेपरेट इंटिटी है। सेपरेट इंटिटी, सेपरेट इंटिटी का मतलब होता है एक अलग पहचान, किससे? अपने मालिक से, अपने मालिक से। तो अब बताइए, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, तो हम किसके बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बिजनेस भी एक पर्सन तो है, लेकिन ये कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। हमारे आपके तरह उसमें फीलिंग्स नहीं है, देख नहीं सकते हैं, सोच समझ नहीं सकते हैं, तो उसके बदले में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन उनके अंदर अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, किसका लैंग्वेज है? बिजनेस का लैंग्वेज है। किसका? और उनको उन्हीं भाषा में हमें समझना पड़ेगा, तभी हमें मजा आएगा। अदरवाइज रटने से या किताबी कॉन्सेप्ट के साथ यदि समझ लें तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो पहले बताए थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आ रहे हैं ना पूरे? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्यों जरूरत पड़ा? तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हमें जानना पड़ेगा। मैंने बताया था कि एज ए ऑडिटर हम जाएंगे और यदि चेक करेंगे तो दो तरह के ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक पर्सनल ट्रांजैक्शन होता है और एक बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शन होता है। ऐसा तो नहीं है जो पर्सनल ट्रांजैक्शन यानी आप घर का रेंट दे रहे हैं और वो खर्चा किस पे थोप रहे हैं? बिजनेस पे थोप रहा है। बिजनेस हंसेगा कि रोएगा? वो रोएगा। आप यदि फीलिंग कीजिए तो बिजनेस क्या कर रहा है? रोएगा। हर चीज में वो अपने मालिक से, ऑनर से डिस्कशन करता है बिजनेस। उस भावना से आपको अकाउंटिंग समझना है। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस किसका है? घर का है। इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका है? घर का। और किसके ऊपर थोप दिए? बिजनेस के अंदर। तो ऐसा नहीं करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें पहचानना है। दूसरा बात मैंने बताया था, जो आपका कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हो जो इसी वर्ष से रिलेटेड, जिस वर्ष से रिलेटेड हो उसी वर्ष में उसका मान्यता मिलना चाहिए, और हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है, जो एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होना चाहिए? एक्रुअल बेसिस। चाहे वो कैश में ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो, दोनों ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे वर्षों से उसी पीरियड के अंदर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था एक वर्ड इवेंट जो बिजनेस से संबंधित हो। अब बिजनेस से संबंधित बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं,
जिसका हम लोग मोनेटरी टर्म में यानी पैसे में जिसको आकलन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं बिजनेसमैन हूं, आप एक कस्टमर आए किसी भी बात लेके तू मैं हुआ, तो बिजनेस के अंदर एक इवेंट तो हुआ, एक लेन देन तो हुआ, जो आप भी कुछ बात बोले, हम भी आपको कुछ रिप्लाई किए, लेकिन क्या उसको हम पैसे में आकलन कर सकते हैं? बिजनेस संबंधी पैसे में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वैसे ही इवेंट या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसके पैसे में मेजरमेंट है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानो, उस इवेंट को पहचानो जो बिजनेस से संबंधित हो, जिसको पैसे में मेजरमेंट कर सकते हैं, पैसे में उसको माप सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन, इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स बनाना मैंने बताया था, ये एक रिसिप्ट है। क्या होता है? रिसिप्ट। जो पेमेंट का रिसिप्ट होता है या किसी वर्क को देते हैं तो उसमें कंपनी का नाम सब कुछ लिखा होता है, उन पर साइन करवाते हैं। ये हम आगे डिटेल ऑडिटिंग पार्ट में करेंगे। तो सेकेंड स्टेप हमारा है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। थर्ड क्या है? जर्नल। जर्नल कुछ भी नहीं है, बताए थे जर्नल एक प्लेस है, स्थान है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को सर्वप्रथम जहां पे हम उसको स्थान देते हैं, नोटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के भाषा के रूप में उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। और जब उस स्थान में हम लोग एंट्री कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जर्नल एंट्री। और वो इसके अंदर हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेट वाइज, ट्रांजैक्शन वाइज, अमाउंट वाइज और रिकॉर्ड हम लोग करते हैं। इसके बाद बताए थे कि इस जर्नल बनाने के बाद हम लोग पोस्टिंग इनटू लेजर का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया? लेजर का। पिछले क्लासेस में उस पर डिटेल डिस्कशन किए थे, जो लेजर का कॉन्सेप्ट क्यों आया था। क्योंकि देखिए जर्नल एंट्री के बाद लेजर का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, जो जर्नल के हम लोग, जर्नल का परिभाषा के अंदर हम लोग क्या बताते हैं? जो डेट वाइज, जैसे जैसे डेट वाइज, ट्रांजैक्शन वाइज, लेन देन, जैसे जैसे लेन देन हुआ है, और डेट वाइज, और जिस ट्रांजैक्शन का जितना मेजरमेंट पैसे में हम लोग किए, वैल्यूएशन, वैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आज मान लीजिए किसी स्टाफ को सैलरी दिए, कल सेल हुआ, परसों परचेज हुआ, फिर हमने कैश में पेमेंट किया, फिर हम बैंक के थ्रू पेमेंट किया। तो जैसे जैसे, सिंपल भाषा में ये समझिए, जो कोई भी फंक्शन होता है और आप पंडाल बनाते हैं, तो उस पंडाल में गेस्ट का कैसे स्वागत करते हैं? वहां पे तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, जो पहले वो गेस्ट आएंगे तभी वो पंडाल में आएंगे। पहला एंट्री तो जैसे जैसे पहले आते हैं आदमी वैसे वैसे घुसता है। उसके बाद आप कैटेगराइज करते हैं, जो किस गेस्ट को किस चेयर पे बैठाना चाहिए, कहाँ पे उसको बैठा के खाना खिलाना चाहिए। तो ये समझिए, ये जर्नल एंट्री क्या है? पंडाल है। जैसे जैसे एंट्री आपको आएगा, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, वैसे वैसे हम लोग रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया था, उसको हम लोग लेजर में पोस्टिंग इसलिए करते हैं, जो हर आइटम, अब हमें सेल, पूरे साल में हमने स्टाफ को कितना पेमेंट किया, अब यदि हम जर्नल के अंदर खोजेंगे तो जर्नल के अंदर बाबू क्या होता है? वो तो डेट वाइज रहता है। और आज आप हर महीने के लास्ट में सैलरी पेमेंट करते होंगे, किसी को 15 तारीख को पेमेंट करते होंगे, पूरे साल के अंदर हजारों ट्रांजैक्शन होते होंगे, और उस हजारों ट्रांजैक्शन में आप क्या चुनते होंगे? सैलरी कहाँ पेमेंट गया, सैलरी कहाँ है, सैलरी कहाँ है, सैलरी कहाँ है। अब कितना टाइम आपका स्पेंड हो रहा है इस पे? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सैलरी कैलकुलेशन के लिए, जो पूरे साल में कितना में स्टाफ को सैलरी पेमेंट किए, आप पूरे साल का जर्नल एंट्री खोज खोज के जहां पे सैलरी सब लिखा था वहां पे इकट्ठा किए। तो प्रॉब्लम था, आपके ही पिताजी आपको बिजनेस के लिए पैसा दिया, मार्च में बोल दीजिए, पिताजी बोले जो आपको बताइए तो आप कितना कैश आपके पास बचा हुआ है, आप बोले पिताजी को ठीक है हम 10 मिनट में बता रहे हैं। अब फिर आप गए जर्नल देखें, जो किस किस डेट में कैश डेबिट हुआ है, किस किस डेट में कैश क्रेडिट हुआ है। अकाउंटिंग भाषा में कैश डेबिट का मतलब बिजनेस के अंदर कैश आया, और कैश क्रेडिट का मतलब कैश गया। डेबिट वाले एक जगह नोटिंग किए, क्रेडिट वाले एक जगह नोटिंग किए, उसके बाद उस डेबिट में से क्रेडिट को लेस किया, फिर पिताजी को बताया इतना हमारे पास कैश बचा हुआ है। अदरवाइज यदि हम कैश अलग से ही मेंटेन करते हैं तो आज हमें उतना टाइम नहीं लगता। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया लेजर का। क्या आया? लेजर का, अकाउंट, खाता का। जो आप कैश का अकाउंट, सैलरी के अकाउंट, जो अलग अलग अकाउंट हैं, खासतौर से ये नाउन के श्रेणी में आते हैं, संज्ञा, नाम, उसको हम अलग अलग सेपरेट अकाउंट खोल लिए। और अब पिताजी यदि किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें जर्नल के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें कहाँ पे जाएंगे? डायरेक्ट कैश अकाउंट के अंदर जाएंगे और कैश का लेजर देखेंगे। तो लेजर तो पढ़ना आना चाहिए, और वो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ना आना चाहिए।
और वो देखेंगे, हम बता देंगे। एक अमन आपका क्रेडिटर्स है, सामान उनसे परचेज करते हैं। आपके पिताजी पूछे जो बाबू बताओ अमन को कितना पैसा देना है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, अमन के अकाउंट में जाएंगे। और क्रेडिटर्स का अकाउंट कैसे पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना आना चाहिए। प्रैक्टिकल लैब में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेजर को पढ़ना, लेजर को पढ़ना। उसी तरह से बैंक का स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट आपको पढ़ना आना चाहिए। तो लेजर के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, फिर ट्रायल बैलेंस। क्या आया, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ऐसे हम लेजर से भी बना सकते हैं, लेजर से भी हम लोग बना सकते हैं क्या चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन दो चीज नहीं पता चलेगा लेजर से। ट्रायल बैलेंस बनाने से एक चीज फायदा होता है, जो अंगणितीय अर्थमेटिकली एरर को पता चल जाता है, एरर। और ट्रायल बैलेंस का प्रॉपर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मैच होना, ये हमारे अकाउंटिंग का सही प्रमाण नहीं है, हमेशा याद रखिए। ये हमें सिर्फ अर्थमेटिकली एरर बताता है। अर्थमेटिकली एरर का मतलब मैंने बताया था, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम के कितने पक्ष, दो पक्ष, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मैंने बताया था डेबिट को बड़ा है, क्रेडिट को छोटा है, लेकिन हिस्सा दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हुआ है, जो हमने जब जर्नल एंट्री किया था तो डेबिट को 5,000 और मिस्टेक से क्रेडिट में कितना हो गया 500। तो इससे जो अर्थमेटिकली एरर है वो हमें पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। पहला उद्देश्य तो यही होता है। दूसरा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दो ही शब्द आएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना आसान हो जाता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो ट्रायल बैलेंस एक तरह से लेजर का समरी है, लेजर का। क्योंकि हमें क्या चाहिए, साल के अंत में सैलरी कितना खर्चा हुआ, साल के अंत में हमने फर्नीचर कितने का खरीदा, साल के अंत में हमारा कैश का स्थिति क्या है, साल के अंत में हमारा बैंक का स्थिति क्या है। यही स्टेटस हमें चाहिए ना। और ये स्टेटस तो हमें लेजर ही दे देता है, लेकिन हर लेजर में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर, और हर तरह के लेजर आने 500 1000 भी लेजर हो सकते हैं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। और हर लेजर में एक ही चीज होगा, या तो वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, और या तो नहीं बैलेंस होगा, या तो नहीं बैलेंस होगा। तो उस डेबिट या क्रेडिट को देख देख के आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस में लिखिए, तो फिर ये मुश्किल हुआ। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या निकला, ट्रायल बैलेंस। जो ये पूरे समरी को एक जगह नोटिंग कर दिया जाए, पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताएंगे। अभी हम तो सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंने बताया था एक छोटे लेवल पे समझना है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उसको नाम क्या बोलना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा क्या होता है, बैलेंस शीट। दूसरा बैलेंस, बैलेंस शीट के अंदर हमें एक और तैयार करना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। देखिए बैलेंस शीट तो एक पेज में होता है, कितना पेज में, एक पेज में। अब एक पेज के अंदर मैंने बताया था डेटस करंट एसेट्स के अंदर आएगा कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा, करंट एसेट्स के अंदर। तो वहां पे सिर्फ आप वो लिखेंगे डेटस 5 लाख रुपए, डेटस 5 लाख रुपए। लेकिन आप वहां पे कस्टमर का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इतना यदि आप 500 डेटस है, 500 कस्टमर जिसको उधार सामान बेचे हैं, तो वहां पे बैलेंस शीट के अंदर नाम लिखना कभी देखे हैं आप? सिर्फ देखे होंगे डेटस से 5 लाख रुपया लेना है, लेकिन उसका डिटेल तो चाहिए ना। उसका डिटेल कहां पे मिलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, जो हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मिंग पार्ट है, अटैच रहता है। अब कोई ऑडिटर देखे या कुछ भी देखे या मैनेजमेंट आपको चाहिए देखेगा, तो डेटर देखेगा 5 लाख रुपया, और उसके जो सपोर्टिंग है नोट्स टू अकाउंट, उस शेड्यूल में जाके वो देख लेगा कि कौन कौन डेटर है जिससे हमें पैसा लेना है, कैसे हुआ, समझे, नोट्स टू अकाउंट। और एक हमारा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और पांचवा होता है चेंज इन इक्विटी, चेंज इन इक्विटी। तो वो बहुत हाई लेवल की बात होता है। तो अभी आपको बस दो ही ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा याद रख सकते हैं नोट्स टू अकाउंट, चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन में आपको क्या आंसर देना है हम आगे फाइनल उसका आंसर बता देंगे। इसके बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे दो चीज ही लिखे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी विश्लेषण और निवेदन, यानी जब हम बना लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, तो पिछले साल सैलरी में कितना दिख रहा है,
इस साल पिछले साल 4 लाख की सैलरी के अंदर पेमेंट गया था, इस साल तो 5 लाख दिख रहा है। और एक हमें MIS भी बनाना पड़ता है, क्वार्टर वीकली भी बनता है, मंथली बेसिस भी बनता है। जब आप सीनियर अकाउंटेंट हो जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, तो आपको MIS बनाने का भी जिम्मा दिया जाएगा। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको भी कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कैसे डेटा इकट्ठा करते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स के अंदर हमने बात किया था अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कितने तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सबसे इंपोर्टेंट, अब सारे इंपोर्टेंट हैं। हम लोग अभी तक जितना भी क्लासेस किए हैं, कोई लगता था जो इंपोर्टेंट नहीं है, आपको 6 महीना में जो भी लगेगा वो सारे इंपोर्टेंट ही लगेगा, ठीक है। जो कि आप लोग इस कोर्स में है, जो आपको एक एक नॉलेज आपको दूसरों से अलग पहचान बनाएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देखिए बाबू, अकाउंट को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा किया गया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसको हम परंपरागत वर्गीकरण कहते हैं, सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं ओल्ड तरीका, पुराना अप्रोच, पुराना तरीका। दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू अप्रोच। एक और भी नाम है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को हम लोग इंग्लिश सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इंग्लिश सिस्टम के नाम से। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन को हम लोग अमेरिकन अप्रोच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अमेरिकन अप्रोच के नाम से जानते हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बात किया था, ग्राफ के अंदर आ जाते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर अकाउंट्स को 2 भागों में डिवाइड किए गए थे। किसके अनुसार? पुराना विचारधारा। याद रखिए, पुराना विचार, आप लोग याद किए थे ना, डबल एंट्री सिस्टम का गोल्डन रूल बताइए, डबल एंट्री सिस्टम का गोल्डन रूल बताइए, 3 अकाउंट 3 रूल बताते थे। ये क्या था? पुराना विचारधारा था। तो गोल्डन रूल के अंदर पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने बात किया था, जो पर्सन किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से संबंधित अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। पिछले क्लास में हमने डिटेल डिस्कशन इस सब पे किया था, आप बोले तो एक बार हम इसको ओवरव्यू कर देते हैं। अब देखिए इस पर्सनल अकाउंट के परिभाषा में क्या था? किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म जो बिजनेस करने वाली है, संस्था जैसे के झा कॉमर्स क्लास, मिश्रा कॉमर्स क्लास, आरके कॉलेज, जेएन कॉलेज, ये क्या है? संस्था। किसी बैंक का नाम, किसी कंपनी का नाम, ये सब क्या था? पर्सनल अकाउंट। तो बाबू जब इसमें परिभाषा में इतने तरह के नाम आ गए, तो सबका नेचर अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है। अब हम लोग जो नेचर है क्या है? हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, यानी फीलिंग्स अनुभव भी कर सकते हैं। और हम लोगों को किसने बनाया? भगवान ने बताया, नेचुरल मेड है। तो एक विभिन्नताओं को देखते हुए फिर पर्सनल अकाउंट को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आ गए? राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता, जो भी नाम है, जो भी नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। इसके बाद हम हमारे द्वारा बनाया गया भी कोई पर्सन है, जैसे मिश्रा कॉमर्स क्लासेस, किसने बनाया? हमने, आपने बनाया। ये भी अकाउंट है, लेकिन पर्सनल अकाउंट है। और पूछा जाए जो पर्सनल अकाउंट में कौन सा पर्सनल है, तो आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाया गया अकाउंट है। मैं बोलूं जो आरके कॉलेज अकाउंट, यदि कोई आरके कॉलेज से लेन देन करता होगा तो अकाउंट तो खोला ही होगा, आरके कॉलेज अकाउंट, जेएन कॉलेज अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट, रिलायंस कंपनी अकाउंट, सोनू मोबाइल सेंटर अकाउंट, रामू मोबाइल सेंटर अकाउंट, ट्रेडिंग आपका शिव शक्ति ट्रेडर्स या शिव शक्ति इंटरप्राइजेज अकाउंट। ये जितने भी कंपनी या संस्था के नाम है वो कहीं ना कहीं हम आप लोगों ने बनाया है। और हम आप लोगों ने बनाया है तो सबसे पहले वो पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन पर्सनल के अंदर ये कौन सा आ जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब सबसे महत्वपूर्ण है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या करता है? जो रिप्रेजेंट करता है, आपको दिखने में नहीं आएगा ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन उसकी आप भावनाओं को आप समझिए, सबसे ज्यादा यहीं पे टेक्निकल है। आप रिप्रेजेंट, मैंने एक बात बताया, जो कैपिटल अकाउंट, क्या बताया थे? कैपिटल अकाउंट। अब बताए, मैंने सब यूज किया कैपिटल, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर को। किसको? ऑनर को। हर चीज का कॉन्सेप्ट है, रटाने वाला चीज तो है ही नहीं। अब ऑनर के बदले में हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? कैपिटल।
यानी कैपिटल एक रिस्पेक्टिव वर्ड है। अब ध्यान से समझिए क्यों ऐसा किया गया। अब यदि बिजनेस है रामू मोबाइल सेंटर, तो अपने बुक्स में वो रामू के नाम से क्यों नहीं अकाउंट कर रहे हैं, क्यों कैपिटल शब्द लिख रहे हैं। तो जो भी विद्वान बनाए हैं हमारे परंपरा या हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ही उसका नामकरण भी किया गया है। अब मैं आपसे बोलूँ आपका पढ़ाई का खर्चा कौन दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे। ऐसे तो अभी इस बैच में जितने भी विद्यार्थी लोग अपना खुद जनरेट करते हैं, लेकिन एक छोटे तो आप बोलेंगे मम्मी पापा। मम्मी पापा का कोई नाम है कि नहीं है, लेकिन ये मम्मी पापा एक शब्द क्या है, रिस्पेक्टिव वर्ड है। हमारी एक कल्चर या सभ्यता या संस्कृति में एक चीज है जो हम लोग अपने बड़े को नाम लेके नहीं बोलते हैं। पिताजी को नाम लेके जब तक पूछा नहीं जाए स्पेशली आपके पिताजी का क्या नाम है। तो बिजनेस का भी जन्मदाता कौन है, उनके ऑनर। तो उनके ऑनर के बारे में लिखे जाए तो क्या नाम लिखना सही है, तो उस नाम के बदले में यूज करते हैं कैपिटल। ठीक है, तो बिजनेस में जब जब कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऑनर के द्वारा, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से। फिर मालिक को बिजनेस दो नामों से जानता है, एक ड्रॉइंग, किसके नाम से, ड्रॉइंग। यानी जब जब वो बिजनेस के अंदर से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए या सामान पर्सनल यूज के लिए लेता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, ड्रॉइंग। समझ में आया। तो मालिक को दो नामों से जानते हैं। तो ये हमारा बताइए, ये पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन किस तरह का पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को, मालिक को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक बात बता रहा हूं, हमारा सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट, खर्चा से बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या है, नॉमिनल। लेकिन मैं यहाँ पे यूज कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीफिक्स मैंने यूज कर दिया आउटस्टैंडिंग, बकाया सैलरी। बकाया, तो ये बकाया सैलरी है, तो हमें किसको पेमेंट करना है, कहीं ना कहीं हम अपने स्टाफ को पेमेंट करना है। और स्टाफ कौन सा है, पर्सन है। तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, जो भी हम कर दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, माने जिसको हम यूज किया नहीं है लेकिन अभी तक अब ये पहले पेमेंट कर दिए, तो क्या हुआ, प्रीपेड। बताइए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। प्रीपेड माने पहले किसी को हम पहले पेमेंट कर दिए, उससे हमें आगे बेनिफिट लेना है, ये खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है। मैंने बताया पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर चार ही चीज तो जन्म है, चार ही चीज होता है। पहला क्या जन्म होता है, पहला जन्म लायबिलिटी, पहला जन्म लायबिलिटी, दूसरा एसेट, तीसरा एक्सपेंसेस, और चौथा इनकम। और इस चार ही चीज को हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट। यानी दो चीज अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया थे, डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन सा होना चाहिए, एक्रुअल बेसिस। कौन सा होना चाहिए, एक्रुअल बेसिस। बता सकते हैं जो एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग हमें क्या कहता है, रिवीजन कीजिए आप लोग जिस फॉर्म में, इसको इंपोर्टेंट समझिए। अंडर ग्रेजुएशन के विद्यार्थी नहीं समझ सकते हैं, वो जिस तरह से ग्रेजुएशन पढ़ते हैं उसी तरह से उसको भी ट्रीट कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। वहां से जॉब तो लग ही जाता है, लेकिन बाद में वहां से फोन करते रहते हैं, सर थोड़ा और सीरियस होकर हम पढ़े रहते हैं, तो हमारा लेवल कुछ और रहता है। एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग क्या बोले थे, कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन या इवेंट जिस पीरियड में हुआ है उसी पीरियड में उसका मान्यता मिल जाना चाहिए। उसी वो चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में, वो कोई मायने नहीं रखता है, उसी ईयर में उसका मान्यता मिल जाना चाहिए। हम उसी को बोलते हैं एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने बताया था, जो बताइए नेट प्रॉफिट बराबर क्या है, फॉर्मूला पहले आप लोग बचपन में सीखे होंगे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंस। मैंने क्या बताया, ये गलत है, क्या है, गलत है, ये सब अब यूज मत कीजिएगा, जॉब और एंटर कोर्स करने के बाद ये यूज नहीं करना है। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस मैचिंग एक्सपेंसेस, मैचिंग एक्सपेंसेस। किसके वजह से ये मैचिंग एक्सपेंसेस आया, एक्रुअल बेसिस के बेसिस पे आया। मैचिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि हमने 5 लाख जिस पीरियड में इनकम बुक किया वो, तो उस 5 लाख के अगेंस्ट में जितना खर्चा किए हैं उसी पीरियड में उसका मान्यता मिलना चाहिए। मैचिंग ये हुआ, जो रेवेन्यू के अगेंस्ट में जितना भी खर्चा हुआ है उस पीरियड में हमें दिखा देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मैचिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमने बात किया तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी आपके कैपिटल अकाउंट हुए,
ड्रॉइंग्स अकाउंट हुए, प्रीपेड जो भी आइटम नॉमिनल अकाउंट के आदि है, चाहे वो प्रीपेड लग जाए या आउटस्टैंडिंग लग जाए, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आगे जो भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग सब लग जाए तो फिर ये बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और ये मैंने बताया था जिसको बहुत सीरियस पढ़िए, अकाउंटेंट का सेपरेट बाहरी सब आप निकल रहा है और आप थोड़ा परिश्रम कर लीजिएगा तो हो जाएगा। इस कोर्स करने से आपको इतना फायदा होने वाला है, जॉब तो मिलेगा ही पर। अब इसके बाद बात किए थे इम्पर्सनल अकाउंट, कितना फिर इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बात किए थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट की परिभाषा क्या था, कोई गुड्स, क्या बात किए थे, गुड्स, जो गुड्स से संबंधित हो और जो एसेट से संबंधित हो, दो वर्ड ध्यान से देखिए। आपको थोड़ा आज हो सकता है उतना समझ में न आया हो, रिवीजन हो, लेकिन आप आइएगा तो पकड़ लीजिएगा, जरूर बात पकड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया था गुड्स के अंदर दो बात हम लोग करते हैं। इस परिभाषा के अंदर दो वर्ड होता है यूज, एक गुड्स और दूसरा होता है एसेट्स। दूसरा क्या होता है, एसेट्स। जो गुड्स और एसेट से संबंधित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। लेकिन जनरली में अब देखिए गुड्स शब्द यहां से हट जाना चाहिए, अभी भी लिखे हैं किसी किसी राइटर के बुक में, लेकिन पैट का किताबी भाषा के लिए सही है। किताबी भाषा में कभी कभी हम लोग परचेज किया तो एंट्री कर देते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ना कर देते हैं, सेल किए तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तो 11वीं 12वीं के लेवल पर दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन एज ए प्रोफेशनल जब आप काम करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर आपको यहाँ पे समस्या आएगी, क्योंकि मैंने बताया था गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है सामान, और गुड्स का तो हिंदी हो गया सामान, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है गुड्स का मतलब वो फिजिकल आइटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो फिजिकल आइटम होना चाहिए। आप जॉब एंट्री कोर्स करने के लिए आए हैं, आपके मम्मी पापा बोलेंगे जो क्या करने के लिए बेटा गए थे, तो जॉब एंट्री कोर्स, तो सामान दिखाओ ना क्या करके लाए, तो आप क्या बोलेंगे, हम कोई सामान खरीदने के लिए नहीं गए थे, हम जॉब एंट्री कोर्स यानी हम सर्विस लेने के लिए गए थे। क्या लेने के लिए गए थे, सर्विस। तो गुड्स का पहला कंडीशन क्या था, जो वो फिजिकल आइटम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सब कुछ नोटिंग है। खरीदे हैं तो उसे बेचना है, खरीदे हैं तो बेचना है। एक हमारा लैपटॉप भी है, क्या है, लैपटॉप भी, ये भी गुड्स सामान तभी कहलाएगा अकाउंटिंग के भाषा में। किसके भाषा में, आप पर्सनल व्यवहार के भाषा में सब सामान ही आपके लिए, लेकिन अकाउंटिंग के भाषा में समझना है, जो अकाउंटिंग भी एक भाषा है और उसी भाषा को रूप में समझना है। जो गुड्स का मतलब होता है जो सामान खरीदे हैं बेचने के पर्पज से, यदि बेचना है तो वो गुड्स है। जो सामान खरीदे हैं बेचने के पर्पज से नहीं, लैपटॉप खरीदे हैं बेचने के पर्पज से नहीं तो वो एसेट्स है। बिल्डिंग खरीदे हैं बेचने के पर्पज से नहीं तो वो एसेट्स है, और बिल्डिंग खरीदना है बेचना है तो वो गुड्स है। हवाई जहाज यदि हम बना रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो फिर एसेट है, बनाना है और बेचने के लिए चाहे वो ना बिके लेकिन इंटेंशन है जो बेचना है तो वो गुड्स है। फिर गुड्स से ही निकल के आया था, मैंने बताया था गुड्स के जगह पे हम लोग यूज करते हैं परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। लैपटॉप परचेज किया, यदि वो एसेट है तो परचेज अकाउंट में नहीं डालते हैं, लैपटॉप का हम अलग अकाउंट होता है, लैपटॉप अकाउंट सेपरेट, एसेट का सेपरेट अकाउंट खुला जाता है, एसेट का सेपरेट अकाउंट खुला जाता है। तो मैंने गुड्स में, गुड्स से कितना निकल के आया था, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब यदि गुड्स को अब हम एसेट्स के अंदर ही कहें तो गुड्स को परचेज करेंगे तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स को सेल करेंगे तो गुड्स को क्रेडिट, गुड्स को रिटर्न करेंगे तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, नहीं डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा जो कौन परचेज है कौन सेल्स है, कितना परचेज हुआ कितना रिटर्न हुआ। इसको समाधान करने के लिए क्या बन गया, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न। और ये रिटर्न किसको इंडिकेट करता है, नॉमिनल अकाउंट को क्या करता है। तो फिर प्रैक्टिकल अप्रोच में इसका महत्व खत्म, गुड्स रहता ही नहीं है। गुड्स के बदले में क्या आ गया, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स अलग चीज है, सेल्स एसेट्स अलग है। एसेट्स का मतलब होता है ऐसा वैल्यू जिसका हम फ्यूचर में बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, एसेट्स। अब कोई भी हम संसाधन यहाँ पे देखिए, डिजिटल बोर्ड हमारे लिए क्या है, एसेट, बेचना तो नहीं है। मोबाइल
कोचिंग के लिए क्या है, देखना तो ये एसेट्स है, और एसेट्स को हमेशा नाम से रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अब बुक्स में भी लिखा होगा यदि तो फर्नीचर परचेज लिखा होगा, और यदि फर्नीचर यदि गुड्स होगा तो लिखा होगा फर्नीचर ब्रैकेट में गुड्स, ब्रैकेट में गुड्स का इंडिकेटर नहीं हो तो फिर समझिए वो एसेट्स है। क्या है, एसेट। अब आप लोग बचपन में आपके बड़े भैया सब पूछते होंगे तो बनाओ घोड़ा परचेज किया, जर्नल एंट्री बनाओ, घोड़ा परचेज किया तो जर्नल एंट्री बनाओ। तो सबसे पहले आपको तो एक क्वेश्चन उनसे पूछना है, जो बताइए भैया जो घोड़ा हमारे लिए, हम किस चीज में बिजनेस करते हैं, घोड़ा को खरीदना है तो बेचना भी है क्या, हाँ घोड़ा को बेचना है, तो फिर तो परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। मानो कंसेप्ट को समझिए, क्या समझिए, नहीं घोड़ा को बेचना नहीं है, घोड़ा के सामान लाद के कस्टमर तक पहुंचाना है, तो फिर कहेंगे हॉर्स अकाउंट डेबिट, घोड़ा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तभी वो एसेट हो गया। क्या हो गया, समझना है। यही अकाउंटिंग की छोटी छोटी जो टेक्निकली आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं प्रैक्टिकल, वही बाद में एक मुश्किल हो जाता है, वही चीज बाद में मुश्किल हो जाता है। फिर कितना भी चीज आप कर लें, फिर एक जगह पे रहते हैं तो उसका काम तो कोई भी, मैंने बताया था जो आज के भी विद्यार्थी आ जाए 15 दिन बैठा दे तो वो भी डेटा एंट्री ऑपरेटिंग का काम सीख जाएगा, परचेज का, सेल्स का, बैंक का एंट्री, ये सब कुछ काम है। आप यदि अकाउंटेंट बनना है तो फाइनलाइजेशन लेवल पे आप काम कीजिए, जो आप प्रॉपर तरह से बैलेंस शीट को फाइनलाइजेशन कर सकते हैं। एडजस्टमेंट इंटू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडजस्टमेंट, एक दूसरे से लिंक कंप्लायंस होना चाहिए। और जनरली यहाँ के विद्यार्थी बाबू आपको विश्वास नहीं है, जीवन पर्यंत क्लर्क लेवल का ही काम बन के रह जाता है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो उसका डेजिग्नेशन तो देना पड़ेगा, अकाउंटेंट है मजबूरी बस, लेकिन वो अकाउंटेंट का काम नहीं करता और उन्हें वो ग्रोथ कर सकते हैं। एक्सेप्शन होते हैं, होटमान विमान के चिकने बात, वो बहुत स्ट्रगल कर करके परिश्रम करके वो अकाउंटिंग के बारे को कुछ समझ लेते हैं, लेकिन जनरली 99% वो जीवन पर्यंत वही रह जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बंधुआ मजदूर। क्या बोलते हैं, जॉब करना पाप नहीं है, ठीक है, एक तरह से आप दूसरे के अंडर में भी काम करते हैं, लेकिन उसको बंधुआ मजदूर नहीं कर सकते हैं। जब आपके पावर है रेजिग्नेशन देने का, क्या देने का, जो तुम नहीं हमारा दूसरा कंपनी मिलेगा, किस बेस पे, नॉलेज के बेस पे, किस बेस पे, तो वहां पे फिर वो दिन कहेगा तो दिन नहीं बोलेंगे, रात बोलेगा तो रात नहीं बोलेंगे, लेकिन एक आपको नॉलेज ही नहीं है, वही के काम समझे, आगे का काम नहीं फॉलो कर सकते, तो फिर वो जो कहेंगे वो करेंगे। और एक समय के बाद 2 साल 3 साल के बाद जानते हैं हर आदमी शोषण करने लगता है। क्या करने लगता है, जब आपकी मजबूरी को समझेंगे तो वो आपके साथ शोषण करना स्टार्ट करेंगे। आप घर जाना है तुझे नहीं देंगे, जाओगे तो फिर आना नहीं, फिर आना नहीं, देख और जाएंगे, आएंगे तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, दूसरे यहाँ आएंगे। नॉलेज है तो नॉलेज आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा, जो आपको बंधुआ मजदूर होने से नहीं, बंधुआ मजदूर नहीं होने देगा। और नॉलेज क्या कॉन्फिडेंस है, मैं आपको कहीं इंटरव्यू पर, मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपसे दे रहा हूं, बताइए इंद्र पूजा है या दुर्गा पूजा का मेला है, आप छोटे बच्चे हैं, अब ये मतलब इंटरग्रेशन में पढ़े थे तो घर पे डिपेंडेंट थे, अब उस मेला देखने के लिए आपको पैसा मम्मी ने 20 रुपया दिया, मेरी बातों को समझिए, 20 रुपया दिया, अब 20 रुपया लेके दोस्त में जा रहे हैं, दोस्त को बता तो नहीं, लेकिन अंदर से एक चीज तो आपके मन में चल रहा है, 20 रुपया लेके हम करेंगे क्या, 20 रुपया लेके हम करेंगे क्या, झूला झूलेंगे कि नाश्ता करेंगे कि क्या करेंगे, चिड़ियाघर देखना है कि क्या करना है, कि रथों झूला झूलना है कि क्या करना है, 20 रुपया हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, भुजा खा के या 2 समोसा खा के आ सकते हैं। ये आपको मेला जाने के लिए उतना वो अंदर से आप कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, जा तो रही है लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा रहे हैं। और यही मम्मी आपको 1000 रुपया पॉकेट में दे दिया तो आप दोस्तों के साथ आप बताए ना वाले, लेकिन सीना करके जो मन होगा वो करेंगे, ये क्या है, कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस किसने दिया आपको, मनी ने दिया। तो नॉलेज भी कॉन्फिडेंस देता है। जब कभी इंटरव्यू के पास जाइएगा और हर तरह से तैयार रहेगा तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, क्या होगा, अलग, आपका चेहरा ही पकड़ लेगा वो, उस बंदे में आपके एक आवाज एक बोली से ही पकड़ लेगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है। क्या है, नॉलेज है। और नॉलेज में कोई पूर्ण नहीं हुआ है। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो हमेशा लोग, हम भी इतना सालों से अनुभव है, 15 साल दिल्ली में बिताए हैं, बड़े बड़े टैक्स एडवाइजर, बड़े बड़े सीए के साथ मीटिंग, जीएम के साथ मीटिंग, बड़े बड़े मीटिंग किए, अभी भी आप लोगों को पढ़ाते हैं तो हम समझते हैं अपने आप को अधूरे ही हैं। हमें लगता है वो शिक्षा में कभी पूर्ण होने वाला भी नहीं है। कोई चीज आपसे सीखते हैं, कोई चीज हमारे से अनुभव सीखते हैं।
मोबाइल में कुछ टेक्निकली होता है तो विद्यार्थी को बोलते हैं तो बता दे कैसे क्या होता है इसका। इसका मतलब क्या है, जीवन पर्यंत सीखना ही। नॉलेज में कोई किसी क्षेत्र में कोई आगे हो सकता है, किसी में हो सकता है, तो उसमें लास्ट सम करने की जरूरत नहीं है। तो समझिए रियल अकाउंट किससे संबंधित है, एसेट से, गुड्स नहीं बोलना है आप। 11वीं 12वीं में बोल दिए रियल अकाउंट किससे संबंधित है। यदि कोई बोले जो गुड्स से संबंधित है तो फिर उसको क्रॉस डिस्कशन कीजिए, क्या कीजिए बताइए तब। तो क्या आप बुक्स में एंट्री करते हैं गुड्स अकाउंट, बताइए दिखाइए, तब हम रियल अकाउंट को गुड्स अकाउंट बोलेंगे। जब आप इसको करते ही नहीं है, उसका नाम ही चेंज कर दिए परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, खर्चा और लॉस में कन्वर्ट कर दिया आप। ठीक है चलिए, तो फिर बताते हैं जो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के बारे में बात किए थे। रियल अकाउंट दो तरह के होते हैं, यानी रियल अकाउंट किससे संबंधित है, एसेट से संबंधित है। रियल अकाउंट हमारे दो तरह से होता है बाबू, एक होता है ट्रांजिबल रियल और इनट्रांजिबल, कह सकते हैं ट्रांजिबल एसेट और इनट्रांजिबल एसेट। तो अब यहाँ पे नाम चेंज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिबल एसेट और इनट्रांजिबल एसेट। ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी को ही हम लोग क्या बना दिए, गुड्स हटा के प्योर एसेट्स बना दिए रियल अकाउंट को। तो आप कहते ट्रांजिबल एसेट्स का मतलब जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिबल एसेट। जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ये भी है इंटैंजिबल एसेट। क्या है, हाँ, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब सारा क्या है, इंटैंजिबल एसेट है। मैंने बताया था एक वर्ड याद या डेप्रिसिएशन, क्या है डेप्रिसिएशन, किसी फिक्स एसेट के यूज करने की वजह से उसके वैल्यू में जो कमी आती है, चाहे रीजन कुछ भी हो, समय व्यतीत हो, नया टेक्नोलॉजी आ गया हो, वेस्ट हो गया हो, उसके वैल्यू में कमी आती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और वो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, ट्रांजिबल एसेट पे, इंटैंजिबल पे राइट ऑफ होता है। अकाउंटिंग फॉर इंटैंजिबल एसेट AS 29 इस पे हमारा काम करता है। AS आप लोग नहीं सुने होंगे नाम, ठीक है, या सुने होंगे। AS हमारा अब तो आ गया इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। पहले क्या था, AS था अकाउंटिंग सिस्टम, अभी भी चल रहा है, लेकिन उसको क्या हुआ, पूरे ग्लोबलाइजेशन लेवल पर बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, IRFS, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम। अब जब ये नया नाम आया तो इंडिया में हंगामा मच गया, ये है क्या, ये क्या है, कौन सा आम इमली अमरूद क्या है, लोगों को अपनापन नहीं लग रहा था। ठीक है, एक नया चीज लग रहा था, उसको एक्सेप्ट नहीं लोग कर रहे थे, तो फिर उसको नाम चेंज कर दिया इंड AS। क्या नाम चेंज किया गया, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। पहले AS था, AS से क्या हुआ, IRFS, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम। फिर वो लोग एडॉप्ट नाम को नहीं कर रहे थे, नहीं होता है नो नाम, तो उसके बाद उसको क्या नाम किया गया, इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स की बात समझ लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर फिर नॉमिनल अकाउंट, क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट को फिर हम लोग दो भागों में बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट कुछ नहीं है, नाम मात्र खाता है, क्या है, नाम मात्र खाता। अब आज दिक्कत नहीं है ना, तो नाम मात्र खाता का मतलब देखिए उसका अस्तित्व कुछ है ही नहीं उस खाते का, बस एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, और कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था आपको, कि देखिए मैं आपसे बोला हूं जो फीस जमा कीजिए, फीस जमा कीजिए। देखिए अब ये बोले तो आपका नाम क्या है, धनवाद जी, उसने 2000 का फीस दिया, हमको जॉब ओरिएंटेड कोर्स फीस जमा की, उसने 2000 का, हम सर आपसे फीस मांग रहे हैं, हमें फीस चाहिए, तो 2000 का निकाल के दे दिए, तो यही है फीस। हम अच्छा, हम क्या आप हमारे मकान में रह रहे हैं, रेंट दीजिए। हम कहा ठीक है आपका फीस दे, ये भी 3000 रुपया दिया। हम कह रेंट मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, रेंट। तो ये सब पैसा 3000 तो रेंट ही है, ध्यान से देखिए इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, ये क्या हुआ, पैसा। फिर आपको लोन दिए थे, हम बोले आपसे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, इंटरेस्ट 1000 रुपया आप भी, हमको इंटरेस्ट मांग रहे हैं, ये वो फीस मांगे तभी पैसा, रेंट मांगे तभी पैसा, इंटरेस्ट मांगे तभी पैसा। जो चीज मांग रहे हैं वो तो दे ही नहीं रहा। लेकिन ये सबका पर्पस किसको इंडिकेट करना था, पैसा को, किसको, पैसा का।
बस हमें इसका कोई एक बात बताइए, कितना 3 2 5 1 6,000 रुपया यदि हमारा आया तो कोई भी हेड में डाल दें मिसलेनियस इनकम के अंदर, तो इनकम पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है उसको चेंज में। तो बस एक कैटेगरी पता करने के लिए ये हमारा ट्यूशन फीस से आया है, ये रेंट से आया है, ये इंटरेस्ट है, जिससे हमें पहचान हो मिल सके, बस। और ज्यादा उसका कुछ उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों पहचान का जो रेंट का उसका लाइफ 1 ही साल होता है। कितना? 1 साल। 1 साल के जिसको हम लोग टेम्पोररी अकाउंट बोलते हैं, यानी ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या? नॉमिनल अकाउंट को हम लोग टेम्पोररी अकाउंट बोलते हैं। यानी ये सारे इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में उसको मान्यता मिल जाएगा, बुक कर देंगे। उसका घर कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेज देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसका आगे हम लोग कैरी आउट करते हैं। अगले साल कितना ड्रीम इलेवन में हारे कोई मतलब? विद्यार्थी तो आपका ड्रीम इलेवन में ज्यादा खर्चा कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कम, कितना नाश्ता पानी के कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि बाइक खरीदे थे तो उसको अभी भी आप पोछा लगाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये टेम्पोररी अकाउंट होता है। क्या होता है? टेम्पोररी। उसका अस्तित्व 1 ही साल होता है। वो आता तो है लेकिन वो अपने घर में जाके वो खत्म हो जाता है। आएगा जैसे मान लीजिए सैलरी पेमेंट के, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे ट्रांसफर करना पड़ता है। जो सैलरी अब आए हो तो पंडाल में तुम्हें घर में सुलाना भी पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए घर बना हुआ है। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसमें भी कितना कमरा? 2 कमरा, एक डेबिट भाई के लिए और एक तुम डेबिट साइड में जाओ, तुम्हारा खत्म। किस पे इफेक्ट डालो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगले साल कोई उसका बैलेंस नहीं। लेकिन रियल अकाउंट टेम्पोररी अकाउंट नहीं होता है। वो कौन सा अकाउंट होता है? परमानेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? परमानेंट। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, परमानेंट अकाउंट का मतलब उसका लाइफ कभी खत्म ही नहीं होता है। आप 10 साल पहले बिल्डिंग खरीदे, अभी तक है तो वो बुक में बिल्डिंग आएगा ही। आपने मोटर कार खरीदे, जमीन खरीदे, पहले भी लोन लिए और लोन अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो वो बुक में आएगा ही, दिखाएगा ही। कहां पे? बैलेंस शीट के अंदर। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक निश्चित पीरियड के लिए बनता है। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए बनता है? एक निश्चित पीरियड के लिए बनता है। एक निश्चित पीरियड में जाकर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कन्वर्ट होकर, तो उसके अंदर जो भी आइटम आते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट टेम्पोररी अकाउंट होता है। क्या होता है? टेम्पोररी। लेकिन बैलेंस शीट एक निश्चित डेट को बनता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर इन डेट, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते हैं? एज ऑन डेटेड। एज ऑन डेटेड मतलब आज की डेट में हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति का मतलब बिजनेस की स्थिति क्या है। अब बताइए, मैं आपसे बोलूं कि आपकी स्थिति क्या है फाइनेंशियल? सर बहुत अच्छा है, घर है, पक्का का मकान है, सोफा से पलंग है, दीवान है, एसी है, कूलर है, बाइक है, सब कुछ है, जमीन कमीन। हाँ, जिंदगी तो अच्छा चल रहा है। हमको आज ही हो गया तो नहीं। तो जब से हम जन्म लिए हैं तब से कुछ ना कुछ इसमें ऐड होते चला गया, और आज की डेट में ये हमारी स्थिति है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी ऐसे ही काम करता है। जब से कंपनी बना, याद रखिए, जब से कंपनी बना तब से लेके आज तक की स्थिति में, आज की डेट में आपके पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी। यानी ये एक ऐसा दर्पण है जो आप बिजनेस की स्थिति को पहचान सकते हैं। इस जॉब ओरिएंटेड कोर्स के माध्यम से आप अब स्टॉक मार्केट का भी बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। उसके माध्यम से कुछ भी पैसा आप कमा सकते हैं, और कंट्रोल रहा तो आप पैसा नहीं बुलाएंगे। क्योंकि इतने लॉस करने के बाद हम तो लॉस कर चुके हैं, तो अपने विद्यार्थी को थोड़ी बुलाने देंगे। बिना ज्ञान लॉस किए हुए नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग तो लॉस कर दिए, एक दिन में 10,000 रुपया लॉस किए हैं। ठीक है, एक दिन में। और क्या गैम्बलिंग होता है सब कुछ बताएंगे। अब कैसे लॉस को नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है, ये भी बताएंगे। ये कॉमर्स का ही पार्ट है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स का पार्ट है। चलिए, ITI तो पहले हम लोग तो लॉसेस, तो इसके अंदर 2 ही पार्ट होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम। तो ये कौन सा अकाउंट है? टेम्पोररी अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट एसेट्स। ये टेम्पोररी अति नहीं, ये हमारा परमानेंट अकाउंट बोला जाता है। क्या बोलता है? परमानेंट। लेकिन नॉमिनल अकाउंट क्या बोला जाता है? टेम्पोररी अकाउंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये बात कर चुके थे, इसके पूरे डिटेल के थे। शिवेश जी,
नंबर लेके उनके जो नोट्स हैं वो नोट्स भेज दीजिएगा आज आप उसको प्रॉपर नोटिस कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेस है। ये आपको जीवन पर्यंत अब काम, जो भी नोट्स बना हुआ है पर्सनली मोबाइल पे भेजिएगा, ग्रुप पे नहीं भेजना, ठीक है। ठीक, चलिए तो रहने दें। तो अब कोई दिक्कत, अब क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए, थैंक यू।